प्रधानमंत्री आज श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को वर्चुअल तरीके से करेंगे संबोधित। दुनिया भर के 40 देशों में संस्थान सामाजिक कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। चीन समेत दुनिया भर के कई देशों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए सरकार सतर्क। स्वास्थ्य मंत्रालय त्योहारों के मद्देनजर दिशा निर्देश करेगा जारी। देश भर के सभी हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले 2% यात्रियों की आज से रैंडम टेस्ट। देश आज मना रहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए देश भर में सक्रिय हैं कुल 673 उपभोक्ता आयोग। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कई इलाकों में घना कोहरा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी सहित कई राज्यों में घने कोहरे के कारण आम जनजीवन प्रभावित। और क्रिसमस से पहले बर्फीले तूफान की चपेट में आया अमेरिका और कनाडा। 1.5 मिलियन घरों की बिजली गुल, हजारों फ्लाइट्स रद्द, प्रमुख राजमार्ग बंद। डीप फ्रीज से पहले पूर्वोत्तर अमेरिका में आई भीषण बाढ़। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित करेंगे। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान की स्थापना साल 1948 में गुरुदेव शास्त्री जी महाराज श्री धर्म जीवन दास जी स्वामी द्वारा राजकोट में की गई थी। इस संस्थान का काफी विस्तार हुआ है और वर्तमान में इस संस्थान की पूरे विश्व में 40 से अधिक शाखाएं हैं जो 25,000 से अधिक छात्रों को स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। चीन समेत दूसरे देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए फुल एक्शन में है। स्वास्थ्य मंत्रालय क्रिसमस और नए साल के मद्देनजर आज दिशा निर्देश जारी करेगा। इस बीच भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आज से रैंडम कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले कुछ यात्रियों का आज से रैंडम कोरोना वायरस टेस्ट किया जा रहा है। हर उड़ान में कुल यात्रियों के 2% तक को आगमन के बाद हवाई अड्डे पर रैंडम टेस्ट से गुजरना होगा। प्रत्येक उड़ान में ऐसे यात्रियों का चयन संबंधित एयरलाइंस द्वारा किया जाएगा। रैंडम परीक्षण के लिए नमूना देने के बाद यात्रियों को हवाई अड्डे से जाने दिया जाएगा। रैंडम टेस्ट के बाद यदि कोई कोविड संक्रमित पाया जाता है तो सैंपल को जीनोमिक टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। संक्रमित लोगों को मानक प्रोटोकॉल के मुताबिक आइसोलेशन में रहना होगा। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो देश में कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक वैक्सीन के कुल 220 करोड़ डोज से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। इसमें 95 करोड़ से अधिक दूसरी डोज और 22.5 करोड़ के लगभग बूस्टर डोज भी शामिल हैं। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की कुल संख्या अब 4,41,42,791 के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 201 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी अवधि के दौरान 183 लोगों ने संक्रमण को मात देने में सफलता भी पाई है। देश आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मना रहा है। हर साल 24 दिसंबर को भारत में एक विशिष्ट विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।
उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए देश भर में कुल 673 उपभोक्ता आयोग सक्रिय हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम का आज उद्घाटन करेंगे। बात मौसम की तो मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 26 और 27 दिसंबर को हिमालय के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश और हिमपात की संभावना है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम बारिश हुई। अगले 24 घंटे के दौरान भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी हिस्सों में भी हल्की बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों और तमिलनाडु में 1 या 2 जगहों पर फिर से बारिश हो सकती है। और देश की राजधानी दिल्ली में कई दिनों से कोहरा और कपकपा देने वाली सर्दी का सितम जारी है। देश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से वहां गिर रहा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कोहरे में गुम है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है। कोहरे की वजह से दृश्यता भी काफी कम हो गई है। केरल के इडुक्की में सबरीमाला के तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस के दुर्घटना में 8 लोगों के मारे जाने और 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। यह दुर्घटना केरल तमिलनाडु सीमा के नजदीक इडुक्की के कुमिली में हुई, जब बस नियंत्रण खोकर 40 फीट गहरे खड्डे में गिर गई। दुर्घटना के वक्त यह बस सबरीमाला से तमिलनाडु वापस लौट रही थी। सभी मृतक श्रद्धालु तमिलनाडु के तेनी जिले के थे। भारतीय स्टार्टअप नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया स्टार्टअप को उभरती प्रौद्योगिकी में 100 से अधिक पेटेंट हासिल करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। एसटीपीआई पूरे भारत में नवाचार संचालित उभरते तकनीकी स्टार्टअप्स के एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। ऐसे में हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक अरविंद कुमार से इस विषय पर खास बातचीत की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डायरेक्टर जनरल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के अरविंद कुमार जी, जो बात करेंगे किस तरीके से एसटीपीआई एक अहम भूमिका निभा रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक नई ऊंचाई पे ले आने के लिए। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जो ये संस्था है, ये 1991 में बनाई गई थी और इसका उद्देश्य था इस देश से सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। 1991 में जहां हमारा 52 करोड़ का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट हमारी एसटीपीआई रजिस्टर्ड यूनिट से होता था, आज की रेट में वो 6.3 लाख करोड़ का हम एक्सपोर्ट पर पहुंच गए हैं। अब हमारा दूसरा जो है कि सॉफ्टवेयर जो हम सर्विस इंडस्ट्री के लिए काम करते थे, हमारा उद्देश्य है कि यही सेम ऊंचाइयां हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में भी पाएँ, और उसके लिए एक भारत सरकार ने पॉलिसी भी 2019 में बनाई थी, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पॉलिसी। तो उसी पॉलिसी के इर्द गिर्द हम लोग काम कर रहे हैं। उस पॉलिसी का उद्देश्य था कि 70-80 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की भी बन सके। उसके लिए हम लोग आजकल जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैं उनके लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास मुख्यतः 2 स्कीम हैं। एक स्कीम है जिसमें हम 25 लाख रुपए का सीड फंड भी देते हैं, और वो जो टाइप 2 कैटेगरी 2 या नए शहर हम कहें, जहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर नहीं था, बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर आईटी की इंडस्ट्री नहीं थी, उन नए शहरों में जो 12 जगह हैं उनके लिए हम 25 लाख रुपए दे रहे हैं, जिनमें हम 63 लोगों को अभी तक दे चुके हैं, जिसमें करीब हमने 14 करोड़ रुपए दे दिया है, जो कि पूरी 95 करोड़ की स्कीम है और 300 लोगों को देने की स्कीम है। एक इसी तरह की स्कीम हमारी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी है,
वहाँ भी करीब 90 करोड़ की स्कीम है और 25 लाख रुपए हम सभी को एक सीड फंड की तरह देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, हम COE बोलते हैं, उनको भी डेवलप किया है। करीब 21 हमने COE अभी तक डेवलप कर लिए हैं। उनमें हम बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट, बहुत ही बढ़िया तकनीक की हमने वहाँ पे प्रयोगशालाएं बनाई हैं और बहुत ही अच्छी इक्विपमेंट वहाँ पे लिए हैं जिससे कि टेस्ट करने में उनको कोई दिक्कत ना हो। और ये सब हमने उनको एक बड़े विषय विशेष डोमेन स्पेसिफिक सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप हैं और इनमें आप अगर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो उसको टेस्ट कर सकते हैं, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं तो उसको टेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी करीब हम 300 स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारा 70-80 बिलियन डॉलर का टारगेट है, हम ये अचीव कर पाएंगे इन सब सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और इन स्कीम के तहत। अगर हम बात करें हमारे जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं, इनको किस तरीके से इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जा रहा है? क्या STPI उसमें कोई रोल प्ले कर रहा है? क्या उनको बाहर लेके जाना या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से उनकी मीटिंग करवाना, क्या उनको एक सपोर्ट देना, क्या कर रहा है STPI? सभी देश के लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम समझना चाहते हैं, यहाँ के स्टार्टअप को अपने देश में ले जाना चाहते हैं, उनको अपना मार्केट एक्सेस देना चाहते हैं। लेकिन हमने STPI ने भी एक प्रयास किया है जिसमें हम 40 स्टार्टअप हमने पूरे देश से चयनित किए हैं और उन 40 स्टार्टअप को हम अमेरिका ले जा रहे हैं, जहाँ पे वो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, फंड मैनेजर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे वो मिलेंगे, अपने प्रोडक्ट को उनको दिखाएंगे और वहाँ से कोशिश करेंगे कि वहाँ से कुछ फंड उनको मिले जिससे कि अपने और प्रोडक्ट को वो स्केलेबल कर सकें। ये थे DG STPI जो बता रहे थे कि एक नए सफर पे निकल पड़े हैं STPI और स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक नई ऊंचाई देने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और राजधानी दिल्ली में चल रहे 26वें दिल्ली पुस्तक मेले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्टॉल का सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने उद्घाटन किया। क्या खास इस स्टॉल पर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी गिरीश निशाना। यह है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग का स्टॉल जो दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 26वें दिल्ली पुस्तक मेले में हर पुस्तक प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। शुक्रवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने इस स्टॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रकाशन विभाग की महानिदेशक अनुपमा भटनागर भी मौजूद थी। संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने पुस्तक मेले में किशोर.com और साहित्य के नामवर 2 पुस्तकों का भी लोकार्पण किया। प्रकाशन विभाग के स्टॉल पर बच्चों के साहित्य से लेकर आजादी के 75 सालों की कहानी, गांधी साहित्य और राष्ट्रपति भवन से जुड़ी अनेक पुस्तकें विशेष रूप से देखी जा सकती हैं। बुक फेयर का हमारा थीम जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव है और उसके लिए हम अपना स्पेशल कलेक्शन यहाँ लगाया है जिसमें अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और श्री अरबिंदो जी की भी किताबें हैं। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी के स्पीचेस का भी पूरा संकलन है हमारे यहाँ, राष्ट्रपति जी के और उपराष्ट्रपति जी के भी स्पीचेस और राष्ट्रपति भवन की जो पुस्तकें हैं उनका हमारे पास पूरा कलेक्शन है। बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये हमारी एक सीरीज़ है जिसमें कि जिसका कि हमारा बहुत ही लोकप्रिय सीरीज़ है, उस पर हमने बुक्स लगाई है। गांधीयन लिटरेचर पे हम लोग ने बुक्स हाँ डिस्प्ले करी है और बाल साहित्य में हम लोग की बहुत ही पुस्तकें बहुत लोकप्रिय हैं तो उसका भी हम लोगों ने बहुत बड़ा संकलन लगाया है। पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग कला, इतिहास, संस्कृति, मशहूर लोगों की जीवनी, बाल साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के चुनिंदा भाषणों का संग्रह भी देखने को मिल रहा है। 26वें दिल्ली पुस्तक मेले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग का स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर आप भी इस पुस्तक मेले का दीदार करने आ रहे हैं तो ये स्टॉल देखना ना भूलें। यहाँ पुस्तकों पर 10 से लेकर 90% तक छूट भी प्रदान की जा रही है। कैमरामैन अजय कुमार और सन्नी काल्ला के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका में क्रिसमस के जश्न के बीच बर्फीले तूफान का कहर जारी है। अमेरिका और कनाडा में आए शक्तिशाली आर्कटिक तूफान से कई राज्यों में तकरीबन
15 लाख लोग बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। दोनों देशों के अधिकांश तटीय इलाकों और मैक्सिको अमेरिका सीमावर्ती क्षेत्रों में शीतकालीन चेतावनी जारी की गई है। तूफान से नुकसान हो रहा है और तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। अमेरिका में इस तूफान से कम 6 लोगों की मौत की खबर है। प्रमुख हवाई अड्डों से हजारों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। टेक्सास से मायने के बीच बिजली आपूर्ति व्यवस्था ठप होने से 14 लाख से अधिक लोगों पर असर पड़ा है। वहीं कनाडा के क्यूबेक और ओंटारियो प्रांतों में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका 3,17,000 से अधिक लोगों पर असर पड़ा है। अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कहा है कि मौसम संबंधी चेतावनी से लगभग 60% अमेरिकी जनता प्रभावित होगी। अमेरिका के साथ ही कनाडा में भी बर्फीला तूफान कहर ढा रहा है। मौसम बिगड़ने से यहां मानो जिंदगी ठहर सी गई है। खराब मौसम के कारण स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। विमानों के संचालन पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। विद्युत आपूर्ति पर भी मौसम की मार पड़ी है। हालात के मद्देनजर अधिकारियों ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस की मंजूरी के बाद 858 अरब अमेरिकी डॉलर के वार्षिक रक्षा प्राधिकरण बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। एक बयान में बाइडेन ने कहा कि यह कानून रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों को लाभ पहुंचाएगा और उनकी न्याय तक पहुंच बढ़ाएगा। बाइडेन ने यह भी कहा कि कानून के कुछ प्रावधान संवैधानिक चिंताओं को बढ़ाने वाले हैं। बाइडेन की मंजूरी के पहले सीनेट ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम द्विदलीय बहुमत के साथ पारित किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रिचर्ड आर वर्मा को अमेरिकी सीनेट विभाग में प्रबंधन और संसाधन मामलों का विदेश उपमंत्री नियुक्त किया है। रिचर्ड आर वर्मा फिलहाल मुख्य विधिक अधिकारी हैं और मास्टर कार्ड में वैश्विक लोक नीति के प्रमुख हैं। वे ओबामा के कार्यकाल में भारत में अमेरिका के राजदूत और विधायी मामलों के सहायक मंत्री के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इससे पूर्व रिचर्ड वर्मा अमेरिकी सीनेट हैरी रीड के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डेमोक्रेटिक सचेतक, अल्पसंख्यक नेता और अमेरिकी सीनेट में मेजॉरिटी नेता भी रहे हैं। रिचर्ड वर्मा अमेरिकी वायुसेना में कार्यरत रहे हैं और उन्हें प्रतिष्ठित सेवा पदक सहित कई पदकों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने राष्ट्रपति के सतर्कता सलाहकार बोर्ड में भी अपनी सेवाएं दी हैं और वे सामूहिक विनाश और आतंकवाद निवारण आयोग के सदस्य भी रहे हैं। रिचर्ड वर्मा फोर्ड फाउंडेशन सहित कई अन्य बोर्ड के ट्रस्टी हैं। इनमें नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी एंड लेहिग यूनिवर्सिटी भी शामिल है। फ्रांसीसी सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज को नेपाल में जेल से छूटने के बाद फ्रांस भेज दिया गया है। बताया जाता है कि उस पर कम से कम 10 वर्षों तक नेपाल लौटने पर रोक लगाई गई है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र और अच्छे व्यवहार को देखते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया था। चार्ल्स शोभराज हत्या, चोरी और धोखाधड़ी के कई मामलों में शामिल था। उसे 2003 में नेपाल की यात्रा के दौरान 2 अमेरिकी पर्यटकों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। शोभराज को 1972 और 1982 के बीच 20 से अधिक हत्याओं का दोषी माना जाता है। उसे वेश बदलने, जेल से भागने और युवा महिलाओं को निशाना बनाने की आदत के कारण सरपेंट किलर करार दिया गया था। काठमांडू में अपनी 2 सजाओं से पहले शोभराज भारत में भी 2 दशक जेल में बिता चुका था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई गोलीबारी की घटना के बाद स्थानीय निवासियों ने कैंडल मार्च निकाला। शुक्रवार को हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई थी। फायरिंग सेंट्रल पेरिस में हुई, जिसके बाद रात होते ही आसपास की सड़कों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस का कुर्द समुदाय जघन्य हमले का निशाना बना था। हमलावर स्पष्ट रूप से विदेशियों को निशाना बनाना चाहता था। खबरें खेल जगत से है। भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना लिए थे। तीसरे दिन भारत को पहली सफलता दिलाई आर अश्विन ने, जिन्होंने बांग्लादेश के ओपनर नजमुल हुसैन शांतो को 5 के स्कोर पर आउट किया। इसके थोड़े ही समय बाद मोनेउल हक भी पवेलियन लौट गए। मोमिनुल का विकेट मोहम्मद सिराज ने लिया।
इससे पहले दूसरे दिन भारत की पहली पारी 314 रन पर खत्म हुई थी। भारत की ओर से पहली पारी में ऋषभ पंत ने 93 तो श्रेयस अय्यर ने 87 रन की पारी खेली थी। बात हॉकी की। आगामी पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा हो चुकी है। टीम का चयन बेंगलुरु साई सेंटर में 2 दिन के ट्रायल के बाद किया गया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह होंगे, वहीं अमित रोहिदास को उप कप्तान बनाया गया है। और अपनी मखमली आवाज के बादशाह और भारतीय सिनेमा के सदाबहार गायक मोहम्मद रफी की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। बुलेटिन के अंत में आपको छोड़े जाते हैं रफी साहब के कुछ सदाबहार नगमों के साथ। आप इन नगमों का लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। हारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर।